Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे अभी? टिश्यू के बारे में। कौन सी चैप्टर में? टिश्यू में। किसका? क्लास 9th का। क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर में हमने एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू हमने जितना भी टाइप्स था, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू सारा हमने ख़त्म कर लिया, यानी कि आधा पुस्तक हमने ख़त्म कर लिया। जिन्होंने नहीं देखा जाएं चैनल पर, एडिट चैनल करें, प्लेलिस्ट जाएं, क्लास 9th का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, उसमें जितना सारा वीडियो जो नहीं देखे वो देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद का ये वीडियो रहेगा हमारा किस पर? जंतु ऊतक के बारे में। किसके बारे में? जंतु ऊतक के बारे में। क्योंकि हम आपको शुरू में ही बताए थे कि ऊतक दो में पढ़ना है। किसमें? एक पादप ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक। तो पादप ऊतक हमने ख़त्म कर लिया। आज हम क्या ख़त्म कर लेंगे? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के प्रकार देखेंगे। उसको ये ख़त्म हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो और अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या। तो फिर आज हमारा क्या रहेगा? जंतु ऊतक। तो फिर बात करते हैं जंतु ऊतक क्या होगा। तो वहाँ पर बताए थे कि ऊतक किसे कहते हैं? एक समान संरचना वाली। कैसी? एक समान संरचना वाली तथा एक जैसे कार्य करने वाली। एक समान संरचना वाली तथा एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। याद करो, हमने बताया था एक समान संरचना वाली, एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं, ठीक है। तो वही ऊतक हमारा क्या होगा? प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। तो एनिमल में क्या होगा? मान लो स्किन का त्वचा है, त्वचा है ना, त्वचा का कोशिका है। मान लो ये एक तरह का कोशिका का मिलकर बना होगा और उसका समूह होगा और एक जैसा काम करेगा, तो इसको भी बोल देंगे ऊतक, ठीक है। फिर देखते हैं कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। उपकला या एपिथेलियम ऊतक। उपकला या एपिथेलियम ऊतक, इसको इंग्लिश में एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक। दूसरा है संयोजी ऊतक। दूसरा संयोजी ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। कौन टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू। अगला है तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक? तंत्रिका ऊतक। इसको इंग्लिश में बोल देंगे न्यूरल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? न्यूरल या नर्वस, सेम ही, ठीक है। नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। तो ये जंतु ऊतक कितने तरह के होते हैं? 4 प्रकार के। जितना भी जंतु में ऊतक होगा यही चारों प्रकार का होगा। जितना भी ऊतक, ठीक है, 4 ही प्रकार। कौन कौन सा? एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, 4 तरह के, ठीक। पहला कौन? एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर, चौथा नर्वस। ये चारों टिश्यू, ठीक है। तो फिर सबसे पहले पहला की बात करेंगे। किसकी? पहला की उपकला, यानी कि उपकला या एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं यह कहाँ पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो इसको बता दें, हमारे शरीर के बाहरी आवरण। कहाँ? शरीर के बाहरी आवरण। शरीर का कोई भी अंग है उसके बाहरी आवरण या आंतरिक आवरण भी हो सकता है। तो ये दोनों आवरण में होता है। कहाँ होता है आवरण? बाहरी या आंतरिक आवरण? आंतरिक आवरण में, ठीक है। तो जब ये बाहरी या आंतरिक आवरण पाया जाएगा तो इसका काम क्या होगा? सुरक्षा प्रदान करना। बाहर जैसे स्किन है, ये बाहर है कि नहीं? शरीर के बाहर है कि नहीं? तो ये सुरक्षा कर रहा है कि नहीं हम लोग को? बिल्कुल कर रहा है। तो यह कहाँ पाया जाता है? यह अंगों की बाहरी तथा आंतरिक सतह का निर्माण करता है। और क्या बोले, इसका क्या काम हो जाएगा? ये अंगों की रक्षा करता है। और ये क्या करता है? इसकी जो कोशिका का समूह होगा, प्लांट टिश्यू में देख रहे थे बहुत सारा कोशिका था, तो उसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाया जा रहा था, किसी में नहीं पाया जा रहा था। उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे, जहाँ पर भी उपकला या एपिथेलियम ऊतक होगा, जहाँ पर भी कोई भी कोशिका का समूह हो जो एपिथेलियम या उपकला ऊतक है, उसकी कोशिका में, उसकी कोशिकाओं के समूह में अंतरकोशिकीय स्थान देखने को नहीं मिलेगा। अंतरकोशिकीय स्थान देखने को नहीं मिलेगा। तो बता दिए कि ये ऊतक कहाँ पाया जाएगा? अंगों के बाहरी तथा आंतरिक आवरण, ये उसी का निर्माण करता है, ठीक है। इसका काम क्या हो जाएगा? रक्षा करना। जब बाहर पाया जाएगा या अंदर, तो रक्षा करेगा। और यह विसरण, शोषण तथा अवशोषण में भी मदद करता है। अब ये सवाल आता है कि विसरण, शोषण और अवशोषण क्या है? तो विसरण बताए थे,
उच्च सांद्रता वाले निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर किसी भी पदार्थ का, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो, कोई पदार्थ हो, उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता की ओर जाने वाली जो गति होती है उस गति को विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। इसको हमने सेल चैप्टर में भी देखा था, विसरण को। ठीक है, तो विसरण हो गया। उसके बाद श्रवण क्या है? श्रवण को भी सिक्रीट करता है। जैसे उपकला उत्तक में ये होता है कि स्वेट ग्रंथि, स्वेट मतलब पसीना का ग्रंथि। ठीक है, तो इससे पसीना निकलता है। देखो अभी थोड़ा बहुत पसीना निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि गर्मी इतना है, क्या किया जाए, तो उससे पसीना निकलता है। ये श्रवण, पसीना का श्रवण कर रहा है कि नहीं, सेक्रीट कर रहा है कि नहीं, निकाल रहा है कि नहीं। और क्या होता है? लार ग्रंथि होता है, तो उससे क्या बनता है? लार बनता है, तो उससे लार स्रावित होता है। एक ग्रंथि होता है जिससे उस नली द्वारा लार स्रावित होता है, सीक्रीट होता है, तब मुंह में लार आ पाता है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं श्रवण। क्या बोलते हैं? श्रवण। फिर है आगे अवशोषण। क्या है? अवशोषण। अवशोषण क्या है? जो हमने भोजन खाया, जो हमने भोजन खाया खूब ही अच्छे से, खूब ही मज़े से, ठीक, खाया तो मुंह में, लेकिन ये अवशोषण मुंह में हुआ क्या? जो भी भोजन खाए उसका अवशोषण मुख में हुआ? नहीं रे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका अवशोषण कहाँ हुआ? ये सवाल उठता है अब कि इसका अवशोषण हुआ कहाँ? तो ये भोजन अंदर जाएगा, भोजन की नली द्वारा अमाशय में जाएगा, और अमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब में होते रहता है। और जब छोटी आंत में जाएगा तो वहीं पर उसकी नली में, छोटी आंत की नली में छोटा छोटा माइक्रोबिलाई होता है। क्या होता है? माइक्रोबिलाई। वहाँ पर ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अवशोषण। भोजन का छोटा रूप हो जाएगा, उसके बाद वो अब विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही मदद करता है, विसरण में भी, श्रवण में भी और अवशोषण में भी। तो उपकला उत्तक पाया कहाँ जाएगा? अंगों की बाहरी तथा आंतरिक आवरण में। ये रक्षा क्या करेगा? सुरक्षा। ये रक्षा करता है, अंगों की रक्षा करता है या सुरक्षा प्रदान करता है, जो भी बोल सकते हो। ये बॉर्डर की तरह हो गया, हम लोग का बॉर्डर हो गया, ये बॉडी का बॉर्डर हो गया। और ये किसमें मदद करता है? विसरण में, श्रवण में, अवशोषण में ये मदद करता है। ठीक है, इस उत्तक की कोशिकाओं का आकार अनेक स्थान एवं कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें जो भी उत्तक की कोशिका है उसका आकार उसके अनेक, उनके स्थान एवं कार्य के अनुसार, कोई भी कोशिका है उसका आकार उनके स्थान एवं कार्य के अनुसार अलग अलग होगा। जैसे मान लो कि हाथ में होगा तो बहुत कम पाया जाएगा, पैर में होगा तो ज़्यादा पाया जाएगा। इस प्रकार से मतलब उसका आकार कैसे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पाया जा रहा है और वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। उपकला उत्तक को 4 भागों में बांटा। किसके आधार पर? कि वो कहाँ पाया जा रहा है और क्या क्या काम कर रहा है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो उसको भी 4 भागों में बांट दिया। इसी चारों को देखेंगे। पहला है सल्की या सल्काव एपिथेलियम, इसको बोलते हैं स्क्वाइमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्क्वाइमस एपिथेलियम, पहला हो गया। दूसरा होता है स्तंभाकार एपिथेलियम। क्या होता है? स्तंभाकार एपिथेलियम, इसको बोलते हैं स्क्वाइमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्क्वाइमस एपिथेलियम। तीसरा है क्यूबाइडल। क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। और चौथा है पक्ष्मल या एपिथेलियल, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, कहाँ गया? सिलिएटेड। क्या बोल देंगे? सिलिएटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा सल्की या सल्काव, स्क्वाइमस, स्तंभाकार, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? देखो कोलुमनल। ठीक, और तीसरा का हो जाएगा क्यूबाइडल और इसका हो जाएगा सिलिएटेड। ये 4 भागों में बांटा गया है। किसको? उपकला उत्तक को। किसको? उपकला या एपिथेलियम उत्तक को। ठीक है, इसी चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि ये किसका प्रकार है? उपकला उत्तक का प्रकार है। तो सभी तो बाहरी आवरण में या आंतरिक आवरण पाया जाएगा और ये रक्षा प्रदान करेगा और ये श्वसन, विसरण तथा अवशोषण में मदद करेगा। फिर बात करते हैं, जब ये बाहरी आवरण आंतरिक में पाया जाता है तो कौन से अंग में, यानी बोले ना, उसके स्थान एवं उसके कार्य के अनुसार बांटा गया है। तो कौन कहाँ पाया जा रहा है और क्या क्या काम कर रहा है, ये जरूरी है, यही देखेंगे। पहला देख लेते हैं सल्की या सल्काव एपिथेलियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वाइमस एपिथेलियम।
इसकी कोशिका चपटी तथा अत्यधिक पतली होती है। कैसी होती है? चपटी होती है, चपट और पतली होती है। जैसे जिस तरह से दीवार में ईंटा लगा होता है ना, चपटा चपटा कैसा नजर आता है, उस तरीके से, ठीक है। इसकी कोशिका चपटी तथा अत्यधिक पतली होती है। यह त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है। ये तो शुरू में बताए, ये उपकला या एपिथेलियम है तो बाहर में ही पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यह मुख गुहा में पाया जाएगा, जीभ में पाया जाएगा, ग्रास नली में पाया जाएगा। ग्रास नली क्या है? भोजन की नली, उसमें ये वाला पाया जाएगा, सल्की या सल्का एपिथेलियम, जिसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। तथा आहार नाल के अस्तर में भी पाया जाएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? मुख गुहा में, जीभ में, इसमें पाया जाएगा जीभ में। फिर ये कहाँ पाया जाएगा? अंदर भोजन की नली में, ओइसोफेगस में, ठीक है। उसके बाद ये आहार नाल की नलियों में भी मिलेगा। इसका काम क्या होगा? यह रक्त वाहिनी तथा फेफड़ा के वायु कोष में भी पाया जाता है। अच्छा, ये इसका देख लो और कहाँ पाया जाएगा? रक्त वाहिनी में जो भी ब्लड वेसल है, जितना भी हमारे शरीर में ब्लड वेसल है, रक्त वाहिनी है, वहाँ पर ये पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? फेफड़ा है ना, फेफड़ा के यूनिट को बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। उसको हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्टिका। क्या? वायु कोष्टिका, वायु कोश या कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तथा ये फेफड़ा के वायु कोश या कोशिका में पाया जाता है। अभी बताए थे कि फेफड़ा का जो भी इकाई होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, ठीक। उसमें भी ये पाया जाएगा। कौन वाला? एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि उपकला ऊतक का जो पहला प्रकार है, सल्की या सल्काव, ठीक। इसका काम क्या हो जाएगा? आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। देखो, सभी का काम क्या है? सुरक्षा करना, क्योंकि ये बाहरी या आंतरिक आवरण में पाया जा रहा है तो काम तो वही है, सुरक्षा करना, क्योंकि ये उपकला ऊतक का प्रकार है, ठीक। हाँ, ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सब अलग अलग जगह पाया जा रहा है। ये जो सल्काव है ये कहाँ पाया जाएगा? मुख में पाया जाएगा, जीभ में पाया जाएगा, भोजन की नली में पाया जाएगा, आहार की नली में पाया जाएगा, रक्त वाहिनी में पाया जाएगा, फेफड़ा में पाया जाएगा, फेफड़ा के इकाई में यानी कि कोशिका में पाया जाएगा, ये सब, ठीक है। और रक्त वाहिनी वायु कोश में क्या करेगा? विसरण में मदद करेगा। जहाँ भी वायु कोश है, एल्वियोलाई है, वहाँ विसरण की प्रक्रिया में मदद करेगा। यह ऊतक त्वचा की सतह पर सजा होता है त्वचा की सुरक्षा के लिए। कहाँ सजा होता है? त्वचा पर। किसकी सुरक्षा के लिए? त्वचा की सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए? त्वचा की सुरक्षा के लिए यह ऊतक त्वचा की सतह पर सजा होता है, ठीक है। ये सल्की या सल्काव एपिथेलियम खत्म, स्क्वैमस एपिथेलियम खत्म, बस इतना है। इसके बारे में क्या बोले? ये किसका प्रकार है? तो उपकला ऊतक का। उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? शरीर के बाहरी तथा आंतरिक आवरण में। उसी को कहाँ पाया जाता है और क्या काम कर रहा है, इसी के विधि में 4 भागों में बांटा गया। स्क्वैमस हो गया, दूसरा क्यूबॉइड, दूसरा कोलुमनर, अरे दूसरा का इंग्लिश ही बुलाया था यार, हाँ कोलुमनर, कोलुमनल या कोलुमनर, ठीक है। तीसरा हो जाएगा क्यूबॉइडल और चौथा हो जाएगा सिलिएटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पहला जो था उसकी बोले थे कि इसकी कोशिका चपटी होती है, इसकी कोशिका चपटी होती है तथा अत्यधिक पतली होती है। और ये कहाँ पाया जाएगा? तो मुख गुहा में, जीभ में, भोजन की नली में, आहार नली में, फेफड़ा में, रक्त वाहिनी में, फेफड़ा की इकाई में, वायु कोष्ठक में, ठीक है। वहाँ काम क्या करेगा? आंतरिक अंगों की रक्षा करेगा और विसरण की प्रक्रिया में मदद करेगा। और बोले थे कि त्वचा के ऊपर सजा होता है, और तो कुछ बोले ही नहीं, इसमें खत्म। और उसका फोटो देखो, इस तरह से होता है, देख लो। ये कौन सा ऊतक है तो उपकला ऊतक का ही एक प्रकार, लेकिन उपकला ऊतक में भी कौन सा है? सल्काव। कौन सा? सल्काव, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम? स्क्वैमस एपिथेलियम। ये हो गया खत्म, यानी एक हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ेंगे स्तंभाकार एपिथेलियम। कौन एपिथेलियम? स्तंभाकार एपिथेलियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलुमनल एपिथेलियम। कोलुमनल या कोलुमनल, जो बोलो ठीक ही है, एक ही है। इसके बारे में भी देखेंगे कहाँ पाया जाए और क्या काम करता है। खत्म। देखो, यह एक स्तर में सजा होता है जो कि स्तंभाकार कोशिका का बना होता है। किस कोशिका का बना होता है? स्तंभाकार। स्तंभाकार मतलब खंभा यार, खंभा। इस तरीके से कई कई खंभा लगा होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्तंभाकार। कैसा कार? स्तंभाकार। तो यह एक स्तर में सजा होगा, पहला पॉइंट। किसकी कोशिका होगा? स्तंभाकार की, इसलिए तो इसको स्तंभाकार एपिथेलियम बोल रहे हैं। नाम से ही पकड़ में आ जाएगा। कौन एपिथेलियम? स्तंभाकार एपिथेलियम। तो स्तंभाकार होगा भाई साहब, इसकी कोशिका स्तंभाकार होगी। खत्म।
इसके सिरे पर माइक्रोविलाई होगा। ये जो स्तंभाकार कोशिका होगा इसके सिरे पर क्या होगा, इसके अंदर वाले सिरे में क्या होगा, माइक्रोविलाई होगा। ये देखो माइक्रोविलाई, इसको बोलते हैं क्या, माइक्रोविलाई। ठीक है, यह कहाँ पाया जाएगा, आहार नल के उस भाग में पाया जाएगा जो अवशोषण तथा स्रवण करता हो, जहाँ से कुछ अवशोषण होता हो या कुछ स्रवण होता हो। तो छोटी आंत का भीतरी स्तर, छोटी आंत का भीतरी स्तर, जहाँ पर छोटी आंत होता है भीतरी स्तर होता है। अभी बताए थे कि उपकला ऊतक क्या होता है, अवशोषण में भी मदद करता है, अभी बताया था, और स्रवण में भी मदद करता है। तो ये वाला स्तंभाकार एपिथेलियम यानी कि स्तंभाकार एपिथेलियम उस वाले जगह में पाया जाएगा, आहार नाल के उस भाग में पाया जाएगा जहाँ से कुछ अवशोषित हो रहा हो या कुछ सेक्रीट हो रहा हो। तो आहार नाल में सेक्रीट भी होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम सेक्रीट होता है कि नहीं, और वहाँ से अवशोषित भी होता है। जो हम खाना पीना खाते हैं, प्रोटीन बन के टूटता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सब बॉडी में लगता है कि नहीं, एब्जॉर्ब होता है। तो जहाँ से एब्जॉर्ब होगा, जहाँ से अवशोषण होगा और जहाँ से स्रवण होगा, वहाँ पर ये पाया जाता है स्तंभाकार एपिथेलियम। ठीक, एग्जाम्पल में है छोटी आंत का भीतरी दीवार में, कहाँ, छोटी आंत के भीतरी दीवार। अगला काम हो जाएगा इसका, यह अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यह अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके बारे में भी ज़्यादा पॉइंट नहीं देखिए, बस 2 ही 3 पॉइंट है। यह एक स्तर में सजा होता है और कैसा होता है, स्तंभाकार होता है। इसके सिरे पर क्या लगा होता है, माइक्रोविलाई लगा होता है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाएगा, तो आहार नाल के उस भाग में जिस भाग में अवशोषण होता हो या स्रवण होता हो। एग्जाम्पल में देख लिए थे कौन, छोटी आंत की भीतरी भित्ति या भीतरी दीवार। ठीक, और ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। खत्म। ये स्तंभाकार एपिथेलियम, ये देखो स्तंभाकार लग रहा है कि नहीं, और बोले थे कि इसके सिरे पर क्या पाया जाएगा, माइक्रोविलाई। तो ये उसके अंदर उसके सिरे पर क्या है, माइक्रोविलाई है। खत्म। अगला है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्या है अगला, क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम कैसी होती है, इसकी कोशिका जो होती है घनाकार होती है। कैसी होती है, घनाकार। ये सब घनाकार लग रही है एकदम, ठीक है। इसकी कोशिका घनाकार होती है, लग भी रही है। प्रत्येक सेल में एक केंद्रक होगा। ये तो सेल है तो केंद्रक होगा ही एक, लेकिन एक होगा, ठीक है। यह कहाँ कहाँ पाया जाएगा, उसी की स्थिति पर तो बांटे हैं कि कौन कहाँ पाया जा रहा है, किस स्थान पर पाया जा रहा है और क्या काम कर रहा है। वैसा उपकला ऊतक जो अलग अलग स्थानों में पाया जा रहा है, अलग अलग काम कर रहा है, उसी के बेसिस पे तो 4 भागों में बांटे थे। 3 वो सब देखो अलग अलग पाया जा रहा है। ये पाया जा रहा था आहार नाल के स्तर में, मुंह गुहा में, जीभ में, ग्रासनली में तथा फेफड़ा पाया जा रहा था। ये उस भाग में पाया जा रहा है जहाँ से अवशोषण हो रहा है या स्रवण हो रहा है। और ये देखो क्यूबाइडल कहाँ पाया जाएगा, ये लार ग्रंथि में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, लार ग्रंथि में। ये लार ग्रंथि पाया जाएगा, स्वेट ग्रंथि में। बोले थे स्वेट ग्रंथि हमारे त्वचा उपकला ऊतक के नीचे होता है स्वेट ग्रंथि, वो भी उपकला ऊतक में कौन सा होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो पूछेगा क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो लार ग्रंथि में बोलना है, स्वेट ग्रंथि यानी कि पसीना वाला ग्रंथि में बोलना है, तथा वृक्क की नलिकाओं में बोलना है। किसमें, वृक्क की नलिका। वृक्क को क्या बोलते हैं, किडनी। हाँ, किडनी का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, उसी को बोलते हैं वृक्क नलिका। क्या बोलते हैं, वृक्क नलिका। वहाँ भी पाया जाएगा ये कौन वाला, क्यूबाइडल एपिथेलियम। कौन सा, क्यूबाइडल एपिथेलियम। इसका काम क्या हो जाएगा, अवशोषण तथा स्रवण। बस अवशोषण तथा स्रवण। और अंग को क्या करेगा, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, सेम ही काम। तो इसका फोटो ये देखो, ये घनाकार है और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो लार ग्रंथि में पाया जाएगा, पसीना ग्रंथि में पाया जाएगा तथा नेफ्रॉन में पाया जाएगा। और इसका काम क्या होगा, कुछ अवशोषित करेगा या कुछ सीक्रेट यानी कि स्रवण करेगा बस, और अंगों की सुरक्षा करेगा, यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा। लास्ट हो गया देखो पक्षमाभि या पक्षमल यानी कि सिलिएटेड। कौन सा, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम यह कहाँ पाया जाएगा, यह ट्रैकिया के भीतर पाया जाता है। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो कि ट्रैकिया क्या है। ट्रैकिया को बोलते हैं श्वसन नली। क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वसन नली। तो जहाँ भी श्वसन नली होगा वहाँ पर कौन सा उपकला ऊतक पाया जाएगा, तो बोलना है पक्षमाभि या पक्षमल यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। कुछ में ट्रैकिया में, भोजन की नली में नहीं,
भोजन की नली में तो ये पाया जा रहा था, देखो सल्की या सल्काव लिखाए थे कि देखो ग्रास नली यानी कि भोजन में पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है ट्रैकिया, ट्रैकिया 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 यानी कि श्वास लेने वाली नली यानी कि श्वसन नली। श्वसन नली में क्या होगा, सिलिएटेड वाला होगा। कैसा एपिथेलियम होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें सीलिया लगा होता है, क्या लगा होता है, सीलिया। ये देखो सिलिएटेड एपिथेलियम है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सीलिया लगा हुआ है। और ये कहाँ पाया जाता है, सीलिया की गति के कारण श्वास नली में म्यूकस जमा नहीं होता है। जो भी श्वास नली है उसमें क्या कुछ म्यूकस पदार्थ, खराब पदार्थ जमा हो पाता है, नहीं। जो भी होता है सब इधर उधर सीलिया की गति के कारण हट जाता है, श्वास नली में जमा नहीं होता। थोड़ा बहुत जमा होता भी होगा तो ऐसे करके बाहर, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाएगा, यह अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में। अब तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था, क्या रहा होगा कि ये अंडवाहिनी तथा गर्भाशय क्या है। तो जब माँ का जो गर्भ होता है यानी कि जहाँ बच्चा पलता है उसको बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। और वो जिस नली से जुड़ा होता है यानी कि पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो भी महिला का अंग जनन तंत्र होता है, उसमें एक होता है फिलोपियन नली का। क्या होता है, फिलोपियन नली का, या अंडवाहिनी नली का भी होता है, जिसमें अंडा या अंडाशय होता है, उससे जो नली निकलता है अंडवाहिनी नली का बोलते हैं उसको। और गर्भाशय होता है उसमें पाया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों पाया जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत 10th में पढ़ने को मिलेगा या तो 12th में जाकर ज़्यादा डिटेल मिलेगा। तो थोड़ा सा समझा देते हैं कि वो जो फिलोपियन नलिका होता है उसमें सीलिया क्यों पाया जाता है। उसमें सीलिया पाया जाएगा क्योंकि वो अंडाणु को अपनी ओर फिमरिया की मदद से खींचेगा और उसमें सीलिया लगा होता है। सीलिया की गति के कारण क्या करता है, अंडाणु को एक ही गति में ले जाता है। किसमें, एक ही गति में। तो देखो यहाँ पर लिखे हैं, यह अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में पाया जाएगा और ये सीलिया करके अंडाणु को एक ही दिशा जाने में मदद करता है। अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करता है। ये हो गया हमारा समाप्त, ये वाला भी पक्षमावी भी, ठीक है। तो पहला देखे तो उपकला, ये कहाँ पाया जाएगा, फिर से रिवाइज कर लो टोटल आज जो भी पढ़ाए टोटल। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के, कौन कौन सा, पहला उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। तो आज हमने पहला के बारे में ख़त्म कर लिया, किसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक के बारे में। तो देखे थे कि ये शरीर की बाहरी तथा आंतरिक आवरण में पाया जाता होगा और ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और ये श्रवण, विसरण तथा अवशोषण में भी मदद करता है। तो देख लेते हैं इसको, कौन वाला एपिथेलियम कहाँ पाया जा रहा है, कौन वाला एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जा रहा है और क्या क्या काम कर रहा है। इसके आधार पर इसको 4 भागों में बांट दिया। किसके भागों में, 4 भागों में। कि देखा, अरे ये वाला उपकला ही उत्तक है लेकिन ये कुछ और काम कर रहा है, हटाओ इसको, अलग कैटेगरी में रख दो। अरे ये तो उपकला उत्तक है, ये यहाँ पाया जा रहा है, इसको अलग कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। ऐसे कर करके 4 भागों में बांटा। पहला है स्क्वायमस, दूसरा है कोलुमनर, तीसरा है क्यूबाइडल, चौथा है सिलिएटेड। चारों को एक एक करके देखे थे। स्क्वायमस था, इसकी कोशिका चपटी थी और कहाँ पाया जा रहा था, मुख गुहा में पाया जा रहा था, आहार नाल में पाया जा रहा था, मुख की नली, भोजन की नली में पाया जा रहा था। और वहाँ पर क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था, अंग का आंतरिक रक्षा कर रहा था। रक्तवाहिनी में पाया जाएगा, फेफड़ा में भी पाया जाएगा, विसरण की प्रक्रिया करेगा वहाँ से, वही बात है विसरण की प्रक्रिया, ठीक है, सब देख लेना। उसके बाद देखे थे हम लोग क्या, दूसरा स्तंभाकार। ये स्तंभाकार वाला कहाँ पाया जाएगा, ये स्तंभाकार कहाँ पाया जाएगा, उस भाग में जहाँ से कुछ अवशोषण होना हो या श्रवण होना हो, भोजन की नली की उस भाग में ये पाया जाएगा स्तंभाकार, जहाँ से कुछ अवशोषित होगा या कुछ सीक्रेट होगा, जैसे छोटी आंत की भीतरी दीवार या भीतरी स्तर, ठीक है। फिर आएगा क्यूबाइडल, ये कहाँ पाया जाएगा भाई साहब, ये पाया जाएगा श्वेत ग्रंथि में। किसमें, श्वेत ग्रंथि यानी कि पसीना ग्रंथि होगा, चाहे लार ग्रंथि होगा या किडनी होगा, उसमें जो न्यूरॉन होता है उसमें ये होगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। जब भी तुम किडनी पढ़ोगे तो वहाँ पर आएगा कि क्यूबाइडल एपिथेलियम का एक उत्तक का ये बना होता है, ठीक है। सबका काम, इसका काम हो जाएगा अवशोषण या श्रवण और यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ठीक है। और ये पक्षमावी लास्ट में सिलिएटेड बताए थे,
इसके ऊपर सिलिया लगा होता है, इसलिए इसको सिलिएटेड बोलते हैं, सिलिएटेड टिश्यू। और ये ट्रैकिया के भीतर यानी कि श्वास नली के भीतर होता है, और इसी सिलिया की गति के कारण उसमें क्या जमा नहीं हो पाता है, म्यूकस, खराब पदार्थ जो होता है जमा नहीं होता है श्वास नली में, नहीं तो श्वास लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाएगा, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय में, क्योंकि अंडा को जो अंदर आएगा अपने गर्भाशय में लाएगा अंडवाहिनी नलिका द्वारा, उसमें सिलिया लगा होता है, तो अंडाणु को एक ही गति में जाने का डायरेक्शन देता है, या डायरेक्शन में मदद करता है। तो ये था हमारा आज का जंतु ऊतक में पहला सा जो उपकला ऊतक है या एपिथेलियम ऊतक है, इसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगला वीडियो हमारा रहेगा संयोजी ऊतक के बारे में, फिर रहेगा पेशी ऊतक, फिर रहेगा तंत्रिका ऊतक। और ये जब ये तीनों पढ़ लेंगे तो ये कम्प्लीटली टिश्यू का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्लास 9 का टिश्यू का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए मज़े से और हमारे साथ नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि अच्छा सा पॉइंट बना के नोट्स बनाते जाए शॉर्ट नोट्स की तरह, और थोड़ा सा रिवाइज करें तो याद हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा पढ़ा करके लास्ट में भी रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, तो मज़े से पढ़िए आप लोग और नोट्स भी बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।